गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस थर्ड पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस थर्ड में आपको पढ़ा रहा था मैं अरस्तु के दास्ता सिद्धांत पढ़ा रहा है। अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत, अरस्तु के दास्ता का सिद्धांत क्या है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, अरस्तु ने थ्योरी ऑफ स्लेवरी ऑफ अरिस्टोटल। थ्योरी ऑफ स्लेवरी ऑफ अरस्तु, अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। अरस्तु के दास्ता का सिद्धांत क्या है? अरस्तु ने दास्ता से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अरस्तु ने दास जो होते पहले उनको वैध माना है। ठीक है, फिर देखिए अरस्तु का क्या था। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा नगर राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक थी। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा जो प्रचलन में थी उस समय वो क्या थी? नगर राज्यों के विकास के लिए, नगर राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए दासों को होना आवश्यक माना है। किसने? अरस्तु ने। ठीक, दासों को और ये कह रहे हैं क्या? दासों को यूनानी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था है। दासों का जो एक कहा थे अरस्तु यूनान के थे, तो दास जो थे यूनानियों के लिए दास थे। यूनानी समाज में दासों का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। ठीक, दास यूनानी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। दास यूनानी समाज का क्या था? एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक, दासों को कुलीन वर्ग के लिए जी तोड़ परिश्रम करना, जैसे जो दास थे वो जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग मतलब जो संपन्न वर्ग थे, राजा हुआ करते थे। ठीक है, उनके जो जिसके यहाँ दास हुआ करता था। कुलीन वर्ग एक वर्ग होता जो उच्च वर्ग को कहते थे वहां यूनान में। तो उच्च वर्ग के लिए जो दास हुआ करते थे जी तोड़ परिश्रम किया करते थे उनके लिए वो जी तोड़ परिश्रम किया करते थे। दासों का विशाल सेना को राष्ट्रीय संपत्ति माना। दास की जो सेनाएं थी राजाओं के यहाँ जो सेनाएं हुआ करती थी दासों की, उसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता था। मतलब उन्हें मानव तो माना ही जाता था, लेकिन उसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता था। संपत्ति के समान उसके साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक, देखो जो प्राचीन समय में जो ये अरस्तु उस समय दासों के बारे में कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जो दास हुआ करते थे उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। यूनानी सभ्यता में उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। उनका प्रयोग जैसे संपत्ति का प्रयोग किया जाता था वैसे ही उनका प्रयोग किया जाता था। उनको मानव की तरह मानव नहीं माना जाता था। ठीक, वो संपत्ति की तरह उपयोग किया जाता था। जो कुलीन वर्ग हुआ करता था, जो मालिक वर्ग हुआ करता था, दासों के साथ कैसा भी ट्रीट करता था, मानवीय व्यवहार नहीं करता था। जो दास हुआ करते थे वो राजाओं की सेवा करने में और अपने जिसके यहाँ दास हुआ करते थे उनकी सेवा करने में सौभाग्य मानते थे जो दास हुआ करते थे। ठीक, तो क्योंकि वो कल्चर हो गया था, वो दासों के दिमाग में फिट हो गया था कि हम दास हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें उस समय प्रचलन में थी और दासों को जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था।
ठीक, जानवरों की तरह काम कराया जाता था, जानवरों की तरह जैसे जानवर को पीट दिया जाता था, यदि उनको मार भी दिया जाता था, यदि उस वर्ग मार देते थे, कुलीन वर्ग मार भी देते थे तो कोई केस नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वो संपत्ति की तरह यूज करते थे। तो संपत्ति को कैसे भी यूज करो, कोई अधिकार नहीं था उनका, ठीक है ना, कोई कर्तव्य था, सिर्फ कर्म करने का कर्तव्य था, कोई अधिकार उनको प्राप्ति नहीं था। ठीक, ये हुआ, ये अरस्तु के दासता के सिद्धांत था। ठीक, जो यूनानी था, यूनान की सभ्यता के लिए दासों का ये मानता था कि दास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दास जो होते हैं अपने कार्य के द्वारा राष्ट्र को विकास करते हैं, राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। ठीक, अब दास कौन है, तो अरस्तु की एक पॉलिटिक्स पुस्तक थी, अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक थी। पॉलिटिक्स में इसने दासों के बारे में कुछ बताया कि दास कौन है। ठीक, तो अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं अपितु दूसरे का है, लेकिन फिर भी आदमी है, वह प्रकृति से दास है। मतलब अरस्तु क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से दास ही होते हैं, जो अपने के लिए नहीं करता, जो दूसरे के लिए कोई कार्य करता है, ठीक, वो दास होता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, अरस्तु का मानना है कि दास अपनी प्रकृति से एक संपत्ति है। ठीक, एक संपत्ति का क्या होता है, एक संपत्ति जो दास है, दास का स्वयं पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। जो संपत्ति होती है, देखो कुर्सी, ये जो संपत्ति है, कुर्सी है ना, ये फर्श है ना, संपत्ति ही तो है, तो इसका क्या अधिकार है, इसका अपने पर कोई अधिकार है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं ना। तो मतलब क्या है, दूसरे लोग, दास एक ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं, मतलब उसे संपत्ति माना जाता था। उस समय दासों की ऐसी स्थिति थी जिन्हें संपत्ति के रूप में माना जाता था। ठीक, जो दूसरे के लिए बने हुए हैं, अपने लिए वो जी ही नहीं सकते, अपने लिए कुछ सोच नहीं सकते। ठीक, उन्हें दास कहा जाता था। ठीक, अरस्तु ने दास की एक सजीव संपत्ति मानते हुए उसे पशुओं से श्रेष्ठ माना, बताया। मतलब अरस्तु ने क्या कहा कि ये जो दास होता है वो सजीव संपत्ति है। ठीक, सजीव संपत्ति, जीती जागती संपत्ति है। ठीक, और इसे पशुओं से श्रेष्ठ माना है, मतलब पशु के समान नहीं माना, लेकिन पशुओं से थोड़ा सा ऊपर माना, श्रेष्ठ माना है। तो मतलब पशुओं के समान ही हुआ, जिसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक, ये माना। दास स्वामी के विवेक व दर्शन की थोड़ी सी झलक पा लेने की समझदारी रखता है, इसलिए दास के साथ सौम्यता का व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब जो पशु है वो मालिक की झलक नहीं पाता, लेकिन दास है, दास उन्हीं के लिए काम करता है, तो इसलिए उनकी झलक पाता है, इसलिए उनके साथ सौम्यता का व्यवहार करना चाहिए, साम्यता का व्यवहार करना चाहिए। ये अरस्तु महोदय कह रहे हैं कि उनके साथ थोड़ा सा साम्य का व्यवहार करना चाहिए, कुलीन वर्ग को साम्य का व्यवहार करना चाहिए। ठीक, मतलब जो दास हुआ करते थे पशुओं के समान ही हुआ करते थे, उनके पर कोई अधिकार नहीं था। पशुओं का पशु पे कहाँ अधिकार होता है, हम पे हमारा अधिकार होता ही है, लेकिन उस जो दास था उनको कोई अधिकार नहीं था। ठीक, जो दासता है उसके पक्ष में अरस्तु के क्या विचार है, उसके बारे में जानिए थोड़ा। दासता के पक्ष में अरस्तु के विचार, मतलब दास बने रहने के लिए अरस्तु ने कुछ विचार प्रस्तुत किए। वो क्या है, पहला है दासता स्वाभाविक है। अरस्तु क्या कहता है, दासता स्वाभाविक है, मतलब जो प्रकृति रूप से पैदा होता है वो दास, जो प्रकृति रूप से पैदा, दास के घर दास पैदा होता है। ठीक, और दासता स्वाभाविक है, प्रकृति रूप में दासता स्वाभाविक है, मतलब जो व्यक्ति दास के रूप में कार्य कर रहा है वह, ठीक, स्वभाव उसका ऐसा होना चाहिए कि वह सिर्फ मालिक के लिए ही कार्य करे। ठीक, वह अपने बारे में ना सोचे। दासता स्वाभाविक होती है। दासता स्वामी के लिए लाभदायक है, मतलब अरस्तु का कहना यह है कि दासता स्वामी के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, क्योंकि
उनको कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ काम करते हैं और मालिक के लिए ही काम करते हैं। ठीक, तो उनके शारीरिक श्रम का लाभ मालिक को मिलता है। भाई जो काम में लगाओगे वो काम वो करते रहेंगे। ठीक, वो अपनी किस्मत मान के वो काम करते रहते हैं। तो दास्ता मालिक के लिए लाभदायक है ही है कि भाई दास काम कर रहा है, मालिक आराम से बैठता है। ठीक, और फिर तीसरा क्या है, दास्ता दास के लिए लाभदायक है। मतलब जो दास्ता है दास के लिए लाभदायक है। दास जो है उसके लिए कैसे लाभदायक होगा ये देखिए। मतलब क्या है कि दास अपने मालिक के प्रति जिम्मेदार होगा, दास अपने मालिक के लिए कार्य करेगा, तो मालिक भी उसका ख्याल रखेगा, उसके जीवन यापन के लिए खाना पानी, ठीक, रहने की व्यवस्था वही करेगा। कौन करेगा? मालिक। इसलिए दास के लिए लाभदायक है ये मान रहा है कि उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ काम ही तो करना है, बाकी व्यवस्था कौन करेगा? मालिक करेगा। ठीक, उसी जीवन यापन के लिए सारी व्यवस्था मालिक करेगा। तो ये अरस्तु कह रहे हैं कि दास्ता दास के लिए भी लाभदायक है। ठीक, सही है, कुछ हद तक ठीक है। दास्ता समाज के लिए उपयोगी है। दास्ता समाज के लिए उपयोगी है मतलब जो क्या नाम है, ये अरस्तु महोदय कह रहे थे कि यूनान में जो दास्ता है वो क्या है? समाज के लिए लाभदायक है, क्योंकि समाज में जो दास है वो उनकी सामाजिक हैसियत होती नहीं है। वो समाज में अपने बल के द्वारा, अपने कार्य द्वारा समाज में चीजों को बना के, जिस कार्य करके क्या करते हैं, अपने सामान को, अपने श्रम को समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। कोई वस्तु बनाएंगे तो समाज के लिए उपयोगी होगी। ठीक, कोई कार्य करेंगे तो समाज के लिए करेंगे। ठीक है, राजा के अंदर यदि कोई दास्ता है, बहुत दास है और 100 दास है, तो कोई काम करवाएगा राजा, तो करवा के वो जनता के हित के लिए ही तो करेगा। ठीक, भले ही उसका भुगतान लोग लेते हो, लेकिन समाज के लिए उपयोगी है। और ऐसे दास को खुला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था करी जाएगी। ठीक, ऐसे दास क्या है, समाज में कोई व्यवस्था नहीं फैलाएंगे, तो ठीक है, समाज के लिए लाभदायक है ऐसे सब दास। ठीक, फिर क्या, दास्ता नैतिक है, मतलब दास्ता में नैतिकता होती है। ठीक, मतलब ये अरस्तु महोदय कह रहे हैं दास्ता नैतिक है, अनैतिक नहीं है। उस समय के समाज के लिए दास्ता नैतिक थी, मैं भी कह रहा हूं उस समय के समाज के लिए दास्ता नैतिक थी, लेकिन समय के साथ दास्ता नैतिक नहीं रही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक, इसका विरोध देखो, दास्ता नैतिक होती, इसका विरोध फासिस्टों ने किया था। अरे सॉरी, सोफिस्ट जो विद्वान थे, वो यूनान के सोफिस्ट वर्ग के विद्वान थे, इन्होंने दास्ता का विरोध किया था। दास्ता का इस बारे में विरोध किया था क्योंकि वो मानते थे क्या, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक, फासिस्ट क्या मानते, सोफिस्ट क्या मानते थे कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ था। उसी समय विरोध किए थे। मतलब अरस्तु ने जब सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो सोफिस्टों ने क्या किया था, सोफिस्ट के विद्वानों ने इसका विरोध किया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मतलब कहने का मतलब था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह स्वतंत्र विचरण करेगा, स्वतंत्र रहेगा, उसे किसी के अंदर काम नहीं करना होगा। मतलब एकदम दास की वो हैसियत हुआ करती थी जिसे हम यहाँ बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक, मतलब मालिक के लिए ये तुम्हें करना है, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते, ना अपना दिमाग लगा सकते, ना अपने से कुछ एक चीज तुम अपने से नहीं कर सकते। तो दास हुआ करते थे, उन्हें पट्टे में बांधा जाता था दासों को। ऐसी स्थिति थी कि पट्टे में बांध देते थे, पैर बांध देते थे, ताकि तुम कुछ काम न कर सको, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, सिर्फ मेरे लिए बने हो। ठीक, तो अरस्तु के इस सिद्धांत का, जो दास्ता का सिद्धांत था, सोफिस्टों ने उसी समय विरोध किया था। ठीक, परिस्थितियां समय बदली तो बदलाव हुआ, दास्ता के लिए आंदोलन भी हुआ, बहुत सी चीजें हुई थी, वो बात की बात है। दास्ता नैतिक है, ये अरस्तु महोदय कह रहे थे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, दास शरीर की बनावट से ही स्वतंत्र लोगों से भिन्न है। मतलब क्या, जो देखो, एक शरीर की बनावट से भिन्न क्यों है? जो दास हुआ करते थे
उनसे इतना काम नहीं लिया जाता था कि उनकी शरीर हेल्दी हुआ करती थी, एकदम जैसे आज जिम वाली बॉडी होती थी ना, वैसे उनकी शरीर हुआ करती थी। ठीक, दासों की शरीर वैसे हुआ करती थी। लेकिन जो कुलीन वर्ग था, जिसके अंदर में दास काम करते थे, वो एकदम छरारा बदन हुआ करता था, पतले दुबले हुआ करते थे। लेकिन जो दास हुआ करते थे तो इतना उनसे काम लिया जाता था, ठीक है, कि वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हुआ करते थे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हुआ करते थे। तो देखने से ही पता चल जाता था ये दास है। ठीक है, दासों की शारीरिक बनावट बढ़ जाती थी। ठीक, मतलब शारीरिक बनावट ऐसी होती थी कि देखने से ही पता चल जाता था ये दास होगा। क्यों? क्योंकि इतना उससे काम नहीं लिया जाता था कि उसकी शरीर जैसे आज की जिम वाली शरीर होती है वैसे हुआ करती थी। और जो कुलीन वर्ग हुआ करता था उनसे सिर्फ बुद्धि से मतलब हुआ करती थी, इसलिए वो लोग क्या होते थे, पतले सरहरे बदन के हुआ करते थे। ठीक, तो इसलिए उसमें शरीर से भी पहचाना जा सकता था कि जो दास है वो ये है और ये कुलीन वर्ग है। ठीक, भेद करना बहुत आसान था उस समय, शारीरिक दृष्टि से देख के भेद करना आसान था कि ये कुलीन वर्ग है और ये दास वर्ग है। ठीक, अब क्या है, दासता के प्रकार। दासता के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। दासता क्या? प्राकृतिक दासता और वैधानिक दासता। ठीक, 2 है। प्राकृतिक दासता मतलब जो प्रकृति के रूप में पैदा हुए हैं, जिसके यहाँ जैसे दास हुआ तो दास की यदि शादी हो गई तो उसके यहाँ जो भी पैदा होगा वो दास ही होगा, तो ये प्राकृतिक रूप से हो गया। लेकिन वैधानिक दृष्टि से क्या होता है, तुमने बहुत सी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, हॉलीवुड बहुत सी मूवी देखी होगी या इंडियन मूवी बहुत पुरानी, तो क्या होता था, खरीदा जाता था, लोगों को पैसे देके खरीदा जाता था। अलिफ लैला वगैरह देखा होगा तो देखोगे इतनी मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में इन्हें खरीदा जा रहा है। हॉलीवुड की बहुत ऐसी पिक्चर बनी हुई दास पे, ठीक है, क्या होता है, उनको खरीदा जाता है, मुद्रा देके खरीद दिया जाता था। ठीक, तो ये वैधानिक होती थी कि मतलब यदि बोली लगती थी, दासों की बोली लगती थी, जैसे चौराहे पे खड़े हो जाते थे और स्टेज लगा रहता था, उस पर खड़ा करके बोली लगती थी। ये दास चाहे लड़की भी होती थी या लड़का भी होता था, तो कितने में लोगे, 10 दिनार, 10 स्वर्ण मुद्रा। ठीक, जो भी चलता था उस समय, मुद्रा, चांदी के सिक्के, जो भी चलता था, इतनी चांदी के सिक्के, तो बोली लगती थी। तो जितने में जो देखता था शरीर की दृष्टि से कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, लड़की थी तो लड़की के देखता था, भोग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा भी चलता था उस समय वो चलता था, तो उनकी बिक्री होती। तो यदि वो खरीद लेता था, अब उसका वो वैधानिक हो गया, वो दास वैधानिक खरीदा हुआ, उसमें कानून तो कोई था नहीं। तो जो दासों के लिए वैधानिकता थी, खरीद के ले जाता था, अब उसका वो दास हो गया। ठीक, तो वो जैसे चाहे उसका वैसे काम करे। ठीक है, बहुत शोषण होता था दासों का। ठीक, अब क्या है, ये 2 हो गए। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन जरूर किया है, परंतु वह दासों के किसी भी अमानवीय व्यवहार की निंदा करता है। देखो, अरस्तु ने तो दास प्रथा का पूरा समर्थन किया है, लेकिन दासों के कुछ मानवीय पक्ष को उसने रखा है। ठीक है, लेकिन वो बहुत सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसने रखा है कि दासों को कुछ मानवीय अधिकार भी होने चाहिए। ठीक, क्या है, पहला क्या है, स्वामी का कर्तव्य है कि वह दास की भौतिक एवं शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखे। भौतिक एवं शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखे। भौतिक चीज में क्या होता है, खाना पानी, घर मकान, रहने का स्थान, भौतिक चीजें हुई। और शारीरिक दृष्टि से उसका शोषण न हो। ठीक है, कपड़े लत्ते उसके शरीर पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये अरस्तु खुद कह रहा है कि मतलब जो मालिक का ये दायित्व होता है कि उसको क्या नाम है, भौतिक एवं शारीरिक चीजों की सुरक्षा का ध्यान रखें। शारीरिक भौतिक जीवन में और क्या होता है, भौतिक जीवन में विलासिता का भी होता है, भौतिक आवश्यकता, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है। फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है कि शादी कराना, हर आदमी का फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका भी ध्यान रखें। शरीर यदि बीमार है, यदि काम करने लायक नहीं है, तो उसे आराम देने की जरूरत है। तो मतलब ये सब सारी चीजें। फिर दूसरा क्या कहा है, अपनी मृत्यु के समय स्वामी को अपने दासों को मुक्त कर देना चाहिए।
मतलब यदि कोई स्वामी है, ठीक, अब मरने वाला है, अब उसे लगता है कि मतलब मेरी 1 साल 2 साल आयु है, ठीक है, वृद्ध हो जाता है तो आदमी को लगता है ना कि मेरी इतनी आयु है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, दासों को मुक्त कर देना चाहिए। इससे थोड़ा सा उसे इस नैतिकता की वजह से कहा ताकि उसे आध्यात्मिक लाभ मिल सके, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो हम गलत भले ही कर लें, बच भले ही जाए, लेकिन अंदर ये चीजें होती हैं कि मैंने ये चीज गलत किया है, तो कभी कभी आदमी सोचता है कि क्या मैं ऐसा करूं कि इससे मैं मुक्ति पा जाऊं, थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्य कर लेता है तो आदमी को संतोष हो जाता है, ठीक। तो वो चीजें हैं, ठीक। दासों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए। अब ये नहीं है कि दास पतला दुबला है और तुम 100 कुंटल का काम दे दिए, ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरस्तु महोदय कहते हैं दासों के शरीर के हिसाब से ही काम देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्वामी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दासों की संख्या सीमित रहे, मतलब इतनी संख्या न बना लें कि जिसका हम सही ढंग से संचालन न कर पाए, कोई इधर मर रहा है कोई उधर मर रहा है, किसी को खाना नहीं दे पा रहे हैं, सारे सिर्फ काम ही करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दासों के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वाले स्वामी को राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, मतलब राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। राज्य तब तो राज शासन था, द्वारा दंडित किया। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार जो तुम जानते हो, यदि ऐसा कोई करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए स्वामी को। ऐसे स्वामी को यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये यूनान का था ना, तो ये कहता था कि यूनानी नागरिक जो थे उनको दास नहीं बनाना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, स्वामी द्वारा दास को दासता वंशानुगत नहीं होती। यदि दास का पुत्र बुद्धिमान व योग्य है तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। ये कहते थे कि यदि कोई दास के घर में ही पैदा हुआ है, लेकिन यदि दास का जो बच्चा है वो बुद्धिमान है तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए, ठीक। और क्या है, स्वामी द्वारा दास को अपने शरीर का अंग समझकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। दासों को अपने शरीर के अंग की तरह अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक। स्वामी को वचनबद्ध होना चाहिए कि यदि दास अच्छे कार्य करता है तो उसे मुक्त कर देना चाहिए, ठीक। दास यदि अच्छे कार्य करता है तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। इस अरस्तु के दासता के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई है, मैं एक लाइन में आलोचना बता देता हूं। दास प्रथा अप्राकृतिक है। आलोचना दास प्रथा, इसने अरस्तु ने क्या कहा था कि दास प्रथा प्राकृतिक है, लेकिन इसकी आलोचना होती है कि दास प्रथा अप्राकृतिक है, मतलब प्रकृति ने दास किसी को नहीं बनाया है, ठीक। और इसके जो सिद्धांत हैं, ठीक, जो जिसने सिद्धांत दिए इसमें विरोधाभास है। समाज में संघर्ष और अशांति की संभावना है। दास प्रथा को यदि वैध बना दिया जाए तो दास क्या करेंगे, समाज में अशांति पैदा कर देंगे, ठीक। और इसके सिद्धांत जो है अरस्तु के जो दासता के सिद्धांत है अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसोगे तो ऐसा कोई सिद्धांत वैल्यूएबल नहीं है। यह नैतिकता के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये जो दासता का सिद्धांत है अरस्तु का, ये क्या है, सब क्या नाम है, उसके विरुद्ध है। सिद्धांतों के, दासों के सभी, नैतिकता के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। समुचित अवकाश सभी को मिलना चाहिए, मतलब दासों को भी अवकाश की आवश्यकता होती है भाई, उनकी भी बहुत सी जरूरतें होती हैं जिससे अवकाश उनको मिलना चाहिए। दास पारिवारिक संपत्ति नहीं है। अरस्तु ने दास को संपत्ति बताया था, लेकिन यहाँ इसकी आलोचना इस आधार पर होती है कि दास पारिवारिक संपत्ति नहीं है। शारीरिक श्रम की उपेक्षा, मतलब जो शारीरिक श्रम है सिर्फ दास ही करे, ये कोई जरूरी नहीं है, सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक श्रम जो दासों के लिए बना था वो उचित नहीं है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।